देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है। कल बताए थे हम, मिस्र के एक वैज्ञानिक थे, मिस्र के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था थेल्स। इन्होंने क्या किया, बिफोर क्राइस्ट यानी 600 BC, ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले इन्होंने एक पदार्थ लिया, अंबर। अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं। अंबर को किससे रगड़ते हैं? ऊन से। एक पदार्थ है अंबर, उसको ऊन से रगड़ते हैं। ऊन से रगड़ने पर उन्होंने देखा कि अंबर में कुछ ऐसे विशेष गुण आ जाते हैं कि छोटे छोटे धूल कणों को आकर्षित करने लगते हैं। अंबर जो पदार्थ है, ऊन से रगड़ने पर छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने लगते हैं, डस्ट पार्टिकल यानी धूल कण। फोडर मीन्स भूसा। ड्राई लीव्स, पत्तियों को, सूखी पत्तियों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। थेल्स ने बताया कि जब अंबर को ऊन से रगड़ते हैं तो छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने लगे। इनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1600 वर्ष बीत गए। वैज्ञानिक गिलबर्ट, एक साइंटिस्ट है, गिलबर्ट नाम का, अब किसी का नाम है इंग्लिश में लिखेंगे ना, गिलबर्ट। इन्होंने क्या किया, कांच की छड़ लिया, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं। किससे? रेशम से। जब इन्होंने रेशम से रगड़ा तो इन्होंने भी यही देखा कि कांच की छड़ जब रेशम से रगड़ते हैं तो इसमें भी छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने के गुण देखा गया। ड्राई लीव्स, डस्ट पार्टिकल, भूसा, ये सब छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने लगा। तो इन्होंने बताया कि जो आकर्षित करने का गुण है केवल अंबर और कांच में ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने पदार्थ है सब में पाया जाता है। जब किसी पदार्थ को हम किसी से रगड़ देंगे तो आकर्षित करने का गुण आ जाएगा ना। जैसे देखिए मार्कर को हम बोर्ड से रगड़ रहे हैं ना, हमने मार्कर को बोर्ड से रगड़ा, रगड़ने के बाद क्या हुआ, इसकी इंक बोर्ड से चिपक गई ना, चिपक गई ना। तो रगड़ने के कारण इसमें एक प्रॉपर्टी आ गई, रगड़ने के कारण वैद्युत आवेश उत्पन्न हो गया। क्या हुआ? जब हमने मार्कर को बोर्ड से रगड़ा तो एक प्रॉपर्टी दिखी, वैद्युत आवेश उत्पन्न हो गया। वैद्युत आवेश के कारण इंक जो है बोर्ड से चिपक गई। कौन सा आवेश? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश में कौन सा बल लगता है तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स। कौन सा बल? इलेक्ट्रिकल फोर्स, वैद्युत बल। जब हम मार्कर को इसके साथ रगड़ते हैं तो वैद्युत आवेश उत्पन्न हो गया। वैद्युत आवेश के कारण एक फोर्स मिल गया जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, वैद्युत आवेशों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है उसका नाम है वैद्युत बल। वैद्युत बल के कारण इंक बोर्ड से चिपक गई ना। जैसे देखो हम यहाँ से अंबर को जब ऊन से रगड़े थे तो अंबर में ये डस्ट पार्टिकल चिपक जा रहे थे, अट्रैक्ट हो जा रहे थे, तो उनके बीच एक वैद्युत आवेश आ चुका है जिसके कारण वो अट्रैक्ट करने लगे ना। आवेशों के बीच एक बल कार्य कर रहा है जिसका नाम है वैद्युत बल। तो वैद्युत बल के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु में चिपक जाती है ना। जैसे हम एक पेपर ले लें, पेपर को अभी हम यहाँ से छोड़ देंगे तो पेपर गिर जाएगा। अब दो पेपर ले लो, बीच में गोंद लगा के चिपका दो ना। दो पेपर लिए, हम गोंद लगा दिए, अब देखो पेपर नहीं गिर रहा है ना। भाई दो पेपर हम ले चुके हैं, अब अगर छोड़ देते हैं तो एक पेपर नीचे गिर जाएगा, लेकिन जब गोंद लगा देते हैं तो पेपर नीचे नहीं गिर रहा है। क्यों? बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींच नहीं पा रहा है। यानी एक ऐसा बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल से भी स्ट्रांग है। इलेक्ट्रिकल फोर्स का वस्तु में दूसरे में चिपक जा रही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में इतनी पावर नहीं है कि वस्तुएं दूसरे में चिपक जाए। देखिए अर्थ और सूर्य के बीच में, ये सूर्य है और यहाँ पर अर्थ है, इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। इस बल के कारण वस्तु में दूसरी वस्तु में नहीं चिपकेगी। यानी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है सूर्य के द्वारा, और सूर्य भी पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, और पृथ्वी सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। यानी पृथ्वी सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। इतना ज्यादा दूरी है फिर भी ये गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना। गुरुत्वाकर्षण बल में इतनी पावर नहीं है कि वह सूर्य को चिपका सके, लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स मतलब ज्यादा पावरफुल है जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु में चिपक जाती है। जैसे हम यहाँ बोर्ड पे लिखे तो इंक जो है बोर्ड से चिपक गई, हमने गोंद लगा दिया, पेपर दूसरे पेपर से चिपक गया। अब गुरुत्वाकर्षण बल पेपर को नहीं खींच पाएगा,
यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स स्ट्रांगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, या ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जिस कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु में चिपक जाती है। अब देखिए बोर्ड पे हम इस तरह से कर रहे हैं तो बोर्ड हमारे हाथ में नहीं चिपका, लेकिन पानी में यदि हम उंगली डालते हैं पानी में तो पानी के कण हमारे हाथ से चिपक जाते हैं, पानी के कण हमारे हाथ से चिपक गए। इसका मतलब है वहां पे जो फोर्स लग रहा है इसके कंपेरिजन में स्ट्रांग है ना। एक बल हमने बताया था ससंजक बल और असंजक बल, ससंजक बल, ससंजक बल और असंजक बल, नाम सुने हैं आप लोग? ससंजक बल, जी सर सुने हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ, जैसे मार्कर है, मार्कर में जितने भी कण हैं इनके कणों के बीच एक तरह का बल कार्य कर रहा है, उसको आप कहेंगे ससंजक बल। ससंजक बल किसी भी पदार्थ, जैसे मार्कर हो गया, बोर्ड के जितने भी अणु हैं इनके अणुओं के बीच एक बल कार्य कर रहा है जिसका नाम है ससंजक बल, इंग्लिश में कहेंगे कोहेसिव फोर्स। असंजक बल क्या होता है? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आती है, जैसे हम देखो यहाँ पे संपर्क में ना, मार्कर से बोर्ड पे लिख रहे हैं, दोनों टच हो गई, एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आती है, उन दोनों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है उसको बोलेंगे असंजक बल। ठीक है, समझ में आया ना? देखिए असंजक बल क्या होता है? जब दो वस्तुओं के बीच स्पर्श हो गया उस समय जो बल कार्य किया उसको आप कहेंगे असंजक बल। ससंजक बल किसी एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल लग रहा है। ठीक है, अब अंगुली जब पानी में डालते हैं तो अंगुली में पानी चिपक गया, ऐसा क्यों? तो आप कहेंगे असंजक बल का मान दोनों के ससंजक बल से ज्यादा है। असंजक बल का मान दोनों पदार्थों के संजक बल के मान से ज्यादा है, इस कारण पानी जो है हाथ में चिपक गया। अब देखिए सरसों के तेल में जब पानी डालते हैं तो पानी पूरी तरह से मिक्स क्यों नहीं हुआ ना? जब दूध में पानी मिलाते हैं तो पानी दूध में पूरी तरह मिक्स हो गया, लेकिन जब सरसों के तेल पे पानी पड़ जाता है तो पानी की बूंदें ऊपर दिखाई देती हैं। तो ऐसा क्यों? तो आप कहेंगे असंजक बल का मान ससंजक बल के मान से कम है। असंजक बल का मान ससंजक बल के मान से कम है, तो वस्तुएं पूरी तरह मिक्स नहीं हुई या वस्तुएं पूरी तरह चिपक नहीं पाई ना। जब असंजक बल का मान ससंजक बल से ज्यादा होगा तो वस्तुएं पूरी तरह मिक्स हो जाएंगी। समझ में आ रहा है नहीं? यहाँ हम बोर्ड पर लिख रहे हैं तो असंजक बल का मान ससंजक बल के मान से ज्यादा है, इस कारण इंक जो है बोर्ड से चिपक गई। समझ में आ रहा है नहीं? जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से हम रगड़ते हैं तो उसमें एक विशेष गुण आ गया जिसके कारण वह दूसरे वस्तु को अट्रैक्ट कर रहा है। बड़ी बड़ी वस्तुओं को नहीं अट्रैक्ट करेगा, छोटे छोटे कणों को, धूल कणों, सूखी पत्तियों को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, इस प्रॉपर्टी का नाम है वैद्युत आवेश। ये वैद्युत आवेश रगड़ने के कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको आप कहेंगे घर्षण वैद्युत आवेश। क्या बोलेंगे? घर्षण वैद्युत आवेश। रगड़ने के कारण उत्पन्न हुआ, इसका नाम है फ्रिक्शनल चार्ज। जब कोई वस्तु दूसरे को आकर्षित करने लगे तो उसको हम कहेंगे चार्ज। क्या बोलेंगे? चार्ज। वह वस्तु चार्ज हो गई, या दूसरे भाषा में कहें इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। जब एक वस्तु को दूसरे से रगड़ते हैं तो वह दूसरे छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने लगे तो उससे हम कहेंगे वह वस्तु चार्ज हो गई है, या दूसरे भाषा शब्दों में कहें इलेक्ट्रीफाइड हो गई है ना। हिंदी में आप कहेंगे आवेशित हो गई। जो चार्ज होते हैं, चार्ज या तो रेस्ट में रहेंगे या तो गतिशील होंगे। चार्ज या तो रेस्ट रहेंगे या तो गतिशील होंगे। जब चार्ज रेस्ट में होगा उस समय हम जिस फिजिक्स में अध्ययन करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स ऐसी फिजिक्स है जिसमें चार्ज रेस्ट में है तो उसका हम वहां पे अध्ययन करेंगे ना। चार्ज अगर रुका हुआ है तो हम किस में अध्ययन करेंगे? उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स। इसको हिंदी में कहेंगे स्थिर वैद्युत की। क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युत। चार्ज अगर रेस्ट में है तो उस ब्रांच का नाम क्या है? स्थिर वैद्युत की। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें चार्ज रुका हुआ है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर चार्ज मूव करने लगे, मूव कैसे करेगा? जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे गति नहीं करेगी। कोई वस्तु रुकी हुई, जैसे बोर्ड रुका हुआ है, बोर्ड पे कोई वाह्य बल नहीं लग रहा है, लेकिन यहां से अगर वाह्य बल लगाएंगे तो बोर्ड आगे बढ़ जाएगा।
सेम वैसे ही चार्ज अभी रुका हुआ है, चार्ज पे हम कोई बल लगा देंगे, एक वैद्युत बल लगा दो, चार्ज गतिशील हो गया ना। जब चार्ज गतिशील हो गया, अब देखो चार्ज मूव करने लगा, चार्ज मोशन में आ गया, तो उस समय फिजिक्स में जो अध्ययन करेंगे उसका नाम हो गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। स्टैटिक का मतलब स्थिर और डायनेमिक मतलब गतिशील। स्टैटिक का मतलब स्थिर और डायनेमिक मतलब चार्ज अगर रेस्ट में है तो बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज अगर गति करने लगा तो क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, चार्ज अगर गति करने लगे, देखो चार्ज मोशन में आ गया तो इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा, क्या बनाएगा करंट। चार्ज अगर रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनाएगा, उसमें जो करंट होगा उसको आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। जब चार्ज रेस्ट में है तो एक करंट वो भी बनाएगा, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। स्थिर वैद्युत धारा, चार्ज जब गतिशील हो गई तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब वैद्युत धारा। वैद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ना, उसको बोलते हैं एसी। एसी नाम सुने हो नहीं जी सर। एसी का मतलब अल्टरनेट करंट, क्या बोलेंगे अल्टरनेट करंट, इसको बोलते हैं, घर में लगी रहती है। हाँ, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। हमारे घर में जो करंट आ रही है पावर हाउस से उसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट। उसमें चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज जो पावर हाउस से हमारे पास तक आ रहा है, उस करंट को बोलेंगे अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट के लिए हमको ट्रांसफार्मर चाहिए। ट्रांसफार्मर जानते हो जी सर। अल्टरनेट करंट के लिए हमको ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, आपके सिलेबस में ट्रांसफार्मर है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब जो वोल्टेज को बढ़ा दे। एक होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज के मान को कम कर दे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ लगा रहता है, आप कहेंगे पावर हाउस पर। पावर हाउस वहां पे ट्रांसफार्मर लगाते हैं स्टेप अप। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ है, हमारे घरों में, चौराहे पर, गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा है उसका नाम क्या है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नोट करो। टाइप्स ऑफ बॉडी। अब देखिए जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ दिए हैं उसमें आकर्षित करने गुण आ गया, उसको कहेंगे चार्ज बॉडी। हमने मार्कर को इससे रबिंग किया तो इसमें अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ गई, ये छोटे छोटे धूलकणों को आकर्षित करेगा, इसको हम कहेंगे चार्ज बॉडी ना। ठीक है ना जी सर। जब हम इसको किसी दूसरे पदार्थ से नहीं रगड़े थे तो इसमें अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी नहीं थी, ये धूलकणों को आकर्षित नहीं करेगा, तो इसके कहेंगे अनचार्ज बॉडी। जब यह वस्तु दूसरे को आकर्षित करने लगे, ध्यान सुनो, हमने दो मार्कर लिया है, इस मार्कर को हम इससे रगड़ रहे हैं, ना इससे रगड़ रहे हैं। अब ये छोटे छोटे धूलकणों को आकर्षित करेगा। रगड़ने के बाद देखेंगे छोटे छोटे धूलकणों को ये आकर्षित करने लगा, तो इसको हम कहेंगे चार्ज बॉडी। क्या कहेंगे चार्ज बॉडी। रगड़ने से पहले आकर्षित नहीं कर रहा था तो तब उसको क्या बोले अनचार्ज बॉडी। समझ में आया? चार्ज बॉडी का मतलब जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ रहे हैं तो इसमें अट्रैक्टिंग वाले गुण आ गए, छोटे छोटे धूलकणों को आकर्षित करेगा, तो इसका नाम पड़ गया चार्ज बॉडी। जब हम इसको किसी से रगड़े नहीं थे, किसी दूसरे पदार्थ पर ले जा रहे थे तो आकर्षित नहीं कर रहा था, इसको बोले अनचार्ज बॉडी ना। चलो इसके आधार पर हम बोल रहे हैं चार्ज बॉडी। दूसरा क्या है अनचार्ज बॉडी। हिंदी गुरु जी बता रहे हैं, चार्ज का मतलब आवेशित, अनावेशित, जो आवेश ना हो जिस पर ना। यस सर। एक तीसरा है अनचार्ज, हो गया चार्ज अनचार्ज। तीसरा है न्यूट्रल। ध्यान समझो भाई, जैसे देखो ये चार्ज बॉडी है, इसको हम किसी अन्य के पास ले गए तो आकर्षित करने लगा, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है। इसको हम किसी दूसरे पदार्थ के पास ले जाते हैं, छोटे छोटे धूलकणों को आकर्षित करने लगा, और इसको भी हम ले जाते हैं तो ये भी आकर्षित कर रहा है। हम सोच रहे हैं दोनों को अगर मिला दें तो इनकी चार्जिंग बढ़ जाएगी, लेकिन जब हम दोनों को मिला दिए
तो क्या हुआ, इनकी भी चार्जिंग खत्म, इनकी भी चार्जिंग खत्म। समझ में आ गया नहीं? जी सर। ये चार्ज बॉडी है, इसको हम किसी दूसरे के पास ले जाते हैं, ये धूल कणों को आकर्षित कर रहा है, छोटे छोटे कणों को। ये भी चार्ज है, इसको हम ले गए, ये भी छोटे छोटे कणों को आकर्षित कर रहा है, यानी दोनों ही चार्ज बॉडी हैं। अब हम दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिलाने से क्या हुआ, इनकी भी चार्जिंग खत्म हो गई, इनकी भी चार्जिंग खत्म हो गई, दोनों की जो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी थी खत्म हो गई। तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी। जिसकी चार्जिंग खत्म हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी। समझ में आ रहा है सब कुछ? जी सर।